Yes, my dear students, in the series earlier I have discussed with Rostov's model of economic development. Now I shall share my experiences and explain the theory of economic development proposed by Medrol. His theory is known as cumulative causation theory. और आप देखेंगे रोस्टोव और मेड्रॉल की जो सिद्धांत है आर्थिक विकास के, यह महत्वपूर्ण है और इसको समझना जरूरी है। सर्वप्रथम आप देखें that this theory was developed by Swedish economist Gunnar Myrdal in 1956. This concept was developed by Kunert Wicksell along with Nicholas Calder when they together worked at the United Nations Economic Commission of Europe. इस सिद्धांत का जो विकास किया है वो स्वीडिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है गुनार मिर्डॉल, और यह सिद्धांत 1956 में हमारे सामने आया। मिर्डॉल फोकस्ड in the social provisioning aspect of development, while Kaldor concentrated on demand-supply relationship to the manufacturing sector. मिर्दौल महोदय ने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष को विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और it is a multi-causal approach where the core variables and their linkages are delineated. यह एक के मल्टी कैजुअल अप्रोच है। मल्टी कैजुअल मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स को विकास के लेते हुए जोड़ते हुए समझाने का प्रयास किया गया। Thus, a change in one form of institution will lead to successive change in other institution. उनका मानना है कि अगर एक संस्था में परिवर्तन आता है तो वह संस्था इसके सक्सेसिव चेंजेस जो है दूसरे संस्थाओं में भी उस संस्था के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से एक संस्था से दूसरे संस्था में चेंज आपको देखने को मिलेगा, और यही परिवर्तन जो है हमें विकास की ओर ले जाता है। द चेंज इज सर्कुलर एंड ऑफन नेगेटिव ऑल्सो। ये परिवर्तन जो है वो सर्कुलर भी है, वृत्ताकार भी, और कभी कभी नकारात्मक चीजें भी देखने को मिलती हैं। द चेंजेस डज नॉट ऑकर ऑल एट वंस। परिवर्तन अचानक नहीं दिखता है, इसमें समय लगता है, और समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और तभी हम विकास या विकसित कहलाते हैं। उस सिद्धांत की जो परिकल्पना है कुछ इस प्रकार से है। If things were left to market forces unhampered by any policy interference, industrial production, commerce, banking, insurance, shipping, and indeed almost all these economic activities which in developing economy tend to give a bigger than average return, and in addition science, art, literature, educational, higher culture generally would cluster in certain localities and regions, leaving the rest of the country more or less in a backward quarter. परिकल्पना में ये समझाने के प्रयास करते हैं, अगर बाजार में जो बल है, बाजार में जो फोर्सेस हैं, बाजार की प्रक्रिया जो होती है, उसको अगर हम बिना किसी उसके इंटरफेरेंस के अनहैम्पर्ड छोड़ देते हैं, जैसे सरकारी नीतियां हम थोपते नहीं, अपने से जो पॉलिसी है, बाजार के जो सिस्टम चलती आ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, कॉमर्स है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इत्यादि इत्यादि, ये सारे जो है आर्थिक क्रियाकलाप हैं, और ये हमारे आर्थिक क्रियाकलाप हमारे अर्थव्यवस्था को विकास करने में मदद करते हैं, और इसी के साथ जब ये विकास करने में मदद करते हैं तो परिवर्तन हमें साइंस में दिखता है,
हमें कला में दिखता है, संस्कृति में दिखता है, एजुकेशन में दिखता है। और ये जो परिवर्तन जो है सब जगह प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से देखने को नहीं मिलता। ये झुंड के रूप में आप देखेंगे, क्लस्टर्स फॉर्म में विकास जो है वो दिखता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्षेत्र है, रेस्ट ऑफ द रीजन है, वो पिछड़ा का पिछड़ा रहता है। क्योंकि मार्केट, हर जगह मार्केट एक जैसा नहीं है। कुछ कुछ मार्केट्स जो होते हैं वो फ्लरिशिंग मार्केट्स होते हैं, माल आता है, बिकता है, एंड सो जो है ये साइक्लिक प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। कोई भी राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने आप अपने तरीके से चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है। बैंक अपना काम कर रहा है, इंश्योरेंस अपना काम कर रहा है। ये सारी जो आर्थिक एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं, तो जब हम ले जाते हैं तो एवरेज हम पलट के देखते हैं तो विकास किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हमें विज्ञान में दिखता है, हमें आर्ट में दिखता है, हमें लिटरेचर में दिखता है, शिक्षा में दिखता है। और ये सारी जो चीजें जो हमें कलात्मक चीजें हैं, जहाँ विकास की झलकियां हमें देखने को मिलती हैं, वो संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसा नहीं है। क्योंकि मार्केट का प्रभाव जिस सीमा तक रहेगा उस सीमा में आपको इस प्रकार के विकास देखने को मिलेंगे। जहां नहीं है वह क्षेत्र जो है वो पिछड़ा बना ही रहेगा। ये उनकी परिकल्पना थी। अब इस परिकल्पना को दिमाग में रखिए। उन्होंने कहा कि रीजन जहां मार्केट फ्लरिश कर रहा है, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा, उस क्षेत्र में टोटल डेवलपमेंट हो रहा है, पर अदर एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज अप टू द मार्क नहीं है, उस स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है जो हमें विकास की ओर ले जाता है। तो आप देखेंगे कि किसी स्थान पर डेवलपमेंट दिखेगा तो उसी देश में किसी स्थान में हम पिछड़ापन भी देखेंगे। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। रीजनल डिफरेंसेस आर द नेचुरल आउटकम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे परिकल्पना में आपको बताया, तो परिकल्पना से ही हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास में प्रादेशिक भिन्नता हमें देखने को मिलेगी, और यह प्राकृतिक है, कोई नयापन नहीं है। दूसरा सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि रीजन्स प्रॉस्पर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। कोई भी प्रदेश आगे बढ़ता है किसी के दम पर, दूसरे प्रदेशों के दम पर। जैसे कुछ क्षेत्रों में कच्चा माल मिल रहा है और जिस स्थान में उद्योग है उस कच्चा माल का प्रयोग करके इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज अपना प्रॉस्पेरिटी करते हैं, अर्बनाइजेशन कल्चर देखने को मिलता है, हायर नीड्स आपको देखने को मिलती हैं, सेवाएं जो हैं वो टर्शरी लेवल की होंगी। पर जहां से कच्चा माल जा रहा है वहां परंपरागत समाज देखने को मिलेगा। आर्थिक जो एक्टिविटीज है वो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी तक ही सीमित रहती है, एंड सो ऑन। तो आप देखें कि एक्टिविटीज के चक्कर में आप देखेंगे कि कुछ रीजन्स प्रॉस्पर कर रही हैं पर वो किसी के कॉस्ट पर प्रॉस्पर कर रही हैं। तीसरी बात सिद्धांत की यह है कि इनिशियली इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस वेयर देयर आर नेचुरल एडवांटेजेस। प्राकृतिक रूप से जहां हमें एडवांटेज मिलता है, नेचर हर जगह समान रूप से संसाधनों को नहीं दिया है। कहीं पर प्राकृतिक संसाधन अधिक है, कहीं पर प्राकृतिक जो एडवांटेजेस हैं अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में अधिक हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहां नेचर ने संपूर्ण तरीके से एडवांटेजेस पोजीशन में किसी क्षेत्र को रखा है तो वहां आर्थिक विकास होना संभव है, वहां आर्थिक विकास होना ही है। जैसे सोर्स ऑफ फ्यूल, दूसरा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। फ्यूल एंड रॉ मटेरियल किसी जमाने में आज भी है, आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में फ्यूल की आवश्यकता है, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है। ये बात अलग है कि एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, एग्जॉस्टेबल एनर्जीज होती हैं, पर अभी तक
20th सेंचुरी तक और 21st सेंचुरी के हम फर्स्ट क्वार्टर में हैं, आप देखेंगे कि हम अभी भी एनर्जी के रूप में थर्मल पावर का यूज कर रहे हैं, ऑयल को एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं, और अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं पर प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रहे हैं। फिर हम एटॉमिक एनर्जी को भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो सोर्सेस ऑफ फ्यूल हैं, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, तो इन क्षेत्रों को नेचुरल एडवांटेज मिलता है और इसी वजह से यहाँ आर्थिक विकास होता है और अन्य क्षेत्रों में इनके कंपैरिजन में कुछ कम दिखता है और वो पिछड़े रह जाते हैं। चौथी बात जो इस सिद्धांत में बताई गई है वो यह है कि once the region of economic development sets in motion, the process of cumulative causation takes place. Cumulative causation इस सिद्धांत का जो है कीवर्ड है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ही इस शब्द का प्रयोग करना है, समझना भी है। जब किसी प्रदेश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, गाड़ी जब लाइन में पटरी में चलने लगती है तो एक अपने आप मोशन में चलती रहती है। तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किसी प्रदेश में शुरू हो गया तो वो प्रक्रिया सतत रूप में चलती रहती है और वो अपने साथ क्यूमुलेटिव मतलब डिफरेंट एंगल्स से डेवलपमेंट करती है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के कारण, उसी के साथ सोसाइटी में डेवलपमेंट आप देखेंगे, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड सो ऑन, इसमें डेवलपमेंट, सर्विसेज की जो डिमांड है वो बदल जाती है, उसमें आप डेवलपमेंट देखते हैं। तो इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस वंस द रीजन स्टार्ट्स टू डेवलप इकोनॉमिकली। फिर आप देखते हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्सेस begins to operate whereby capital and labor are attracted into expanding areas. जिन क्षेत्रों में कच्चा माल है, जिन क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, बट नेचुरल कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट और लेबर उन क्षेत्रों में अट्रैक्टेड होते हैं और अपने मूल क्षेत्र से छोड़कर उन स्थानों में जाते हैं। माइग्रेशंस आप देखते हैं कि बिहार से माइग्रेट होकर लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट इंडिया में, बॉम्बे पूना बेल्ट में गए हैं, ऊपर नॉर्थ में दिल्ली वाले बेल्ट में गए हैं, चंडीगढ़ वाले एरियाज में गए हैं, इवन साउथ में लोग गए हैं, बिकॉज ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर अट्रैक्टेड, बिकॉज दे नीड एम्प्लॉयमेंट, दे नीड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक पुल फैक्टर होता है और पुल फैक्टर से एंटरप्रेन्योर्स उन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेबर उन्हीं क्षेत्रों में जाके काम करना पसंद करते हैं, बिकॉज दे फील सिक्योर्ड एंड दे फील कि यहाँ पर हम इस क्षेत्र में अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम फ्लरिश करेंगे। लेबर सोचते हैं कि हम XYZ एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अपलिफ्ट होगा। It further stimulates its prosperity at the expense of surrounding areas. और इन क्षेत्रों में जो प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, वो आपके सराउंडिंग एरियाज के कॉस्ट पर हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है बाहर से आ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो भिन्न अलग क्षेत्रों में हो रहा है। एरियाज ऑफ रॉ मटेरियल, एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है। तो हम रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स में इंडस्ट्रीज के माध्यम से वी आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड सेंडिंग इट टू द मार्केट। तो आप ये देखिए 3 पॉइंट्स हुए, रॉ मटेरियल सोर्स, एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट। तो सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट वाला जो एरिया, उस पीरियड में उस एरिया में आप देखेंगे रीजनल डेवलपमेंट होता है इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन। फिर उसके बाद जो है, जो बेसिक नीड्स ऑफ लिवलीहुड है, दैट इज रोटी, कपड़ा एंड मकान, इजीली मिल जाता है। पीपल को जो लेजर एंड प्लेजर की जो जरूरत होती है इन जगहों में मिल जाती है, पर रॉ मटेरियल जो आ रहा है उस क्षेत्र में जो है केवल रॉ मटेरियल्स जा रहा है। द पीपल एंड द सोसाइटी आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो आपका सेकेंड पॉइंट है, आपका थर्ड पॉइंट है जो मैंने आपको बताया,
मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, मार्केटिंग सेंटर, ये दोनों जो है आपका जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के एक्सपेंस पर डेवलप करता है. सेम टाइम, बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट, growing industries produce and production increases. इसी के साथ जब इंडस्ट्री चलने लगती है, आसपास भी इंडस्ट्रीज ग्रो करती है, तो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, तो प्रोडक्शन जो है बढ़ता है, मैकेनाइजेशन से, टेक्निकल इनपुट से एंड सो ऑन, प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग. Other secondary industries which are dependent on the original one, together with improved transportational facilities and social service, also produce much. मैंने आपसे बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो बेसिक पेरेंट इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, डिमांड ऑफ अदर चीजों की जरूरत होती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी उन क्षेत्रों में डेवलप करता है. जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का एक दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज. फुटलूज इंडस्ट्रीज करती क्या है, जो मेजर इंडस्ट्रीज के जो गार्बेज है, मेजर इंडस्ट्रीज के जो अनयूज थिंग्स है, उसको लेके यूजफुल थिंग्स बनाती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है, और इस प्रकार से वो सरवाइव करती है. तो ये तभी पॉसिबल होता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करे, और हमारी जो सेवाएं हैं, हमारे जो सेवाएं केंद्रित है इन क्षेत्रों में, वो भी इंप्रूव करती है. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज डेवलप करता है, और उसका मुख्य कारण क्या है कि टोटल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है, प्रॉपर सोसाइटी होती है, सर्विसेज प्रॉपर दी जाती है, एंड सो ऑन. Thus, the chain reaction produces self-sustaining economic growth. और इस प्रकार से सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक चेन के प्रकार से जुड़े होते हैं, और आपस में एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर हम आगे बढ़ते हैं. ये चित्र आप देखिए, इस चित्र में आप किस प्रकार से आप देखते हैं कि न्यू एंड लार्ज इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होता है, न्यू लोकेशंस रीजनल थ्रेशोल्ड में डेवलप करता है, फिर नए इंडस्ट्रीज और आगे बढ़ती है, एक सर्कुलर पाथ में बढ़ती रहती है, और उसका जो दायरा है, पेरिफेरी है, वो बढ़ता रहता है, एक्सटेंड होता रहता है, और उस एरिया में, एक्सटेंशन वाले एरियाज में डिफरेंट फुटलूज इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, और रीजनल डेवलपमेंट्स होती है, रोड नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, सारे डेवलप करते हैं, सेटलमेंट्स बढ़ती हैं, अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन होता है, एंड सो ऑन. द रिजल्ट ऑफ द चेन रिएक्शन, वो जो आपने डायग्राम देखा, किस प्रकार से जैसे तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं, तो चारों तरफ से वेव्स जो हैं रिपल्स की तरह चारों तरफ फैलती हैं. तो उसी तरीके से जहां डेवलपमेंट शुरू हुआ, जहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, तो उसके इफेक्ट से आसपास के क्षेत्र में विकास होने लगता है, आसपास के क्षेत्र में भी औद्योगिकरण का प्रभाव आपको देखने को मिलता है. The movement of wealth from the poorer regions to the central rich regions has been termed by Myrdal as backwash effect. ये जो backwash effect क्या है कि जब हम गरीब क्षेत्रों से कच्चा माल को लेके रिच एरियाज जहां डेवलपमेंट हो रहा, उन एरियाज में उसको यूज करते, तो ये जो पुअर टू रीजन टू रिच रीजन जो है, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, बैकवॉश इफेक्ट. Due to better facilities and opportunities offered by the growing region, this is evident and cannot be avoided. अब आसपास का क्षेत्र बढ़ रहा है, हम रॉ मटेरियल्स जहां से ला रहे हैं वो पुअर रीजन है, और रिच रीजन जो है वो रिच है, पर हम माल जो पुअर रीजन से खरीद रहे हैं उनको कुछ पैसा अधिक मिल रहा है, उससे क्या है, उनका भी विकास हो रहा है, पर नेगेटिविटी क्या है कि उन लोग अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको मनी मिल रही है, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, जिससे उनकी डेवलप रीजन्स में जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड भी बढ़ेगी. तो पुअर रीजन्स क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा
रॉ मटेरियल्स निकाले और हम उसको एक्सपोर्ट करें, जिससे उनको पैसा अधिक मिले। तो दिस इज बैकवॉश इफेक्ट। ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज ऑफर्ड, ये जो हमारे जो एरियाज है जहाँ ये सब रिच एरियाज है उनमें फैसिलिटीज बढ़ रही है, मिल रही है, तो धीरे धीरे जब फैलता है तो ये बैकवर्ड रीजन्स में भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। Rich areas try to aggravate it by flooding the markets of the poorer areas with cheap product. अब जब रॉ मटेरियल्स लेके फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो रिच एरियाज का मार्केट कौन सा है? मार्केट आपके पुअर एरियाज हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। तो सस्ते दामों में वह अपना माल, रिच एरियाज गरीब एरियाज में अपना माल बेचते हैं सस्ते दाम पे, पर पुअर एरियाज भी वही माल बनाते हैं पर उनकी कॉस्ट इफेक्टिविटी नहीं है, वो महंगे बनाते हैं। जब हमें सस्ता माल मिल रहा है तो हम अपने घर में जो महंगा बनाने में कॉस्ट ज्यादा है तो हम क्यों खरीदें? तो इससे जो है बैकवॉश इफेक्ट होता है और इससे क्या है, गरीब गरीब ही रहता है पर वो डिपेंड करता है रिच एरियाज पर। और इस तरीके से जो चेन रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे कॉलोनियल पीरियड में, उपनिवेशवादिता में ब्रिटेन ने आपके अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ अफ्रीका, एशियन कंट्रीज से रॉ मटेरियल्स जाता था, वहां से फिनिश गुड्स आके इन सब कंट्रीज में सेल ऑफ होता था, वास्ट मार्केटिंग होती थी। इससे क्या है, जब फिनिश गुड्स को आप बेचते हैं बट नेचुरली उसकी कॉस्ट या वैल्यू अधिक होती है। रॉ मटेरियल्स जब आप बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है। एंड दिस इज द रीजन कि जहां से रिसोर्स रिच कंट्रीज थे जो अपने को डेवलप कर सकते थे, पर ड्यू टू colonial rulers they have been miserably exploited, और इस एक्सप्लॉयटेशन का वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए, पर यूरोपियन कंट्रीज इनके कॉस्ट पर बढ़ गए। इट इज द मेजर, आप एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें इसका, आप बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के इसको और एनरिच कर सकते हैं। Thus, in rich areas, try to prevent the poor regions from developing their own industries. जब rich areas सस्ते दाम पे poor regions पे marketing कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि poor countries poor रहें। अगर वो poor रहेंगे तब इनके माल जो है poor countries लेगी, यूज करेगी और इससे वो और rich होने लगेंगे। See the mentality. The result is an industrially expanding region on one hand and stagnation और इवन डिक्लाइनिंग रीजन्स ऑन द अदर हैंड। एक तरफ तो आप देखते हैं कि प्रदेश एक्सपैंड कर रहा, तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि स्टैग्नेशन, ठहराव, और वो रीजन्स में डिक्लिनेशन होता है क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ग्रोथ हम नेगेटिव जा रहे हैं क्योंकि हमको अवसर नहीं मिल रहा है। हमारे रॉ मटेरियल्स हमको अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमको अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे रॉ मटेरियल्स को हमें सेल ऑफ करना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, increased wealth from the developed areas would percolate downwards to the poor or less developed areas. Thus, spread effect or trickle down from the core takes place. अब जब विकसित देश या विकसित क्षेत्र अच्छे तादाद में विकास कर लेता है तो वो एक दया भाव से अपने पैसों को गरीब क्षेत्रों में वेलफेयर के लिए वो देने का प्रयास करता है, जिसे हम साइड इफेक्ट और ट्रिकल डाउन पॉलिसी की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, पर उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए वो दान दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं। एज यू नो, गरीब को अगर आप भिक्षा देंगे तो वो गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। पॉवर्टी को अगर रिमूव करना है देन यू मस्ट जनरेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तब हम गरीब गरीब ही रह जाएंगे, हम आगे उठने को हमें नहीं मिलेगा। और गरीब गरीब क्यों रहेगा? क्योंकि उसको अगर हम खाना दे रहे हैं, उसको हम सोने के लिए जगह दे रहे हैं, सब चीज हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं लेजर एंड प्लेजर, आमोद प्रमोद के लिए, तो वो कार्य क्यों करेगा? पर दिस इज रॉन्ग। हमें पूरे रीजन्स को डेवलप करने के लिए उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो रीजनल इम्बैलेंस आपको
जो है इस सिद्धांत में देखने को मिलता है। 10 इन रिच एरियाज इकोनॉमिक एक्सपैंड्स। तो इससे आप देखें कि रिच एरियाज में जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ता रहता है, which leads to the increase in demand for raw materials. अब जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, कच्चे माल की मांग भी बढ़ेगी, and agricultural projects which is derived from poor regions such as regions not able to add value to the raw materials. और इनकी डिमांड जो है पुअर कंट्री फुलफिल करती हैं। पुअर कंट्री की मजबूरी क्या है? उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं है, जिस वजह से रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को वो बदल नहीं पा रहे हैं। वेयर एज रिच कंट्रीज, रिच एरियाज के पास सक्षमता है, दे हैव मनी, दे हैव कैपिटल, दे हैव टेक्नोलॉजी, और उससे वो वैल्यू ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल्स को सेल ऑफ करते हैं, और इस तरह से उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पीरियड में आप देखेंगे 1956 में ये मॉडल हमारे सामने आया, उस पीरियड में कैपिटलिज्म चरम सीमा में थी। दूसरी तरफ जो है मार्क्सिज्म जो है वो एक चरम सीमा में थी। मार्क्सिज्म कहती है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ प्रोवाइड करना। कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन इन ट्रू सेंस, होर्डिंग ऑफ मनी, क्लास का पिन पॉइंटेड होना, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलता है। फिर आपके जो इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है विद इन क्लास एंड सो ऑन। तो ये सारी परिस्थिति उस पीरियड में थी, और कोल्ड वॉर का भी पीरियड था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। तो ऐसी अवस्था में, और 1956 के आसपास बहुत से ऐसे कंट्रीज हमारे आजाद हुए थे फ्रॉम कॉलोनियल रूलर्स से, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज, बेसिकली एशियन कंट्रीज। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये वीक थे। दे वर नो डाउट रिच इन रॉ मटेरियल्स, आयरन था, लोहा था, क्या नहीं था, फर्टाइल लैंड थी, गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सकता था, बट देयर मेन बैकबोन वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे कंडीशंस में जो है इसका पीछे कारण क्या थी, वो इस थ्योरी में हमें जानने को मिलता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइट ऑल्सो बी डिफ्यूज्ड ओवर and ever wide areas. In these ways, the economies of the poor regions may be stimulated, the process of cumulative causation, and thereby triggered off in these parts. अब इसमें आप देखते हैं कि रिच कंट्रीज में सरप्लस कैपिटल हमारे सामने है। जब सरप्लस कैपिटल है तो रिच कंट्रीज चाहती है हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें, और उन्होंने न्यूली डेवलपिंग एरियाज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का शुरू किया। तो इस तरीके से पुअर रीजन्स की इकोनॉमी में बदलाव लाने का प्रयास भी हुआ, पर वह विद पर्पस इन माइंड था। कोल्ड वॉर का पीरियड था विद पर्पस इन माइंड, और इसी तरीके से इस सिद्धांत में रिच एंड पुअर कंट्रीज की जो एक डिफरेंस है, रीजनल डिफरेंशिएशन, वो आपको देखने को मिलती है। तो अब आप इसमें देखें स्टेजेस ऑफ रीजनल डिफरेंशिएशन। 3 स्टेजेस ऑफ रीजनल डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 जो है प्री औद्योगिक चरण, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है? एडवांसमेंट ऑफ अ रीजन। फॉर दिस इम्बैलेंस ऑफ वेल्थ इज एट इट्स ग्रेटेस्ट। जब किसी क्षेत्र का विकास होता है तो बट नेचुरल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले ही बता गया कि इम्बैलेंस इज बिकॉज एट द कॉस्ट ऑफ अदर रीजन, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड विकास कर रहे हैं, तो आपको इम्बैलेंस ऑफ वेल्थ आपको देखने को मिलेगा, कोई रिच हो रहा, कोई पुअर हो रहा। थर्ड स्टेज आप देखिए, साइड इफेक्ट स्टेज, वेयर वन फाइंड्स रिडक्शन ऑफ स्पेशियल डिफरेंसेस। जो क्षेत्रीय अंतर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि विकास जो है वो बढ़ रहा है, स्प्रेड इफेक्ट से बढ़ रहा है। बढ़ते 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 अनडेवलप्ड रीजन्स या पुअर रीजन्स में भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि कम रहता है प्रभाव, पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए थर्ड स्टेज जो है वो स्प्रेड इफेक्ट स्टेज कहलाता है।
क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल जो है इस चित्र में बड़े सरलता से दर्शाने का प्रयास किया है, और इसमें आप वही चीज जो आपको बताया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, इम्प्रूव स्किल्स, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, ये बातें होती हैं। और आप देखेंगे कि एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है, सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है इन अ सर्कुलर मैनर। इसका अगर हम सिद्धांत का विश्लेषण करें, तब हम ग्लोबल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनालाइज अगर करें ग्लोबल लेवल पे, द थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन थ्री फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला क्या है? देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी कंट्रीज एंड मेनी मोर एक्सट्रीमली पुअर कंट्रीज। पहला क्या है कि कुछ चुनिंदा वेल्दी कंट्रीज हैं और लार्ज नंबर ऑफ पुअर कंट्रीज। दूसरा एनालिसिस में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें डिस्क्रिपेंसी क्या है, वेल्दी कंट्रीज कंटिन्यू टू गो वाइल पुअर स्टैग्नेट। जो रिच कंट्रीज हैं वो वेल्दी होते जा रहे हैं वाइल पुअर जो है वो स्टैग्नेट कर रहे हैं, ठहराव है उनके इकोनॉमी में। फिर तीसरा क्या, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर ग्रोज लॉन्गर, और दोनों के बीच में जो गैप है, खाई है, वो बढ़ती जा रही है। इंटर रीजनल डिफरेंसेस डीपन ड्यू टू, मिराडॉल महोदय ने ये बताने का प्रयास किया कि अंतर प्रादेशिक जो अंतर है क्यों बढ़ रहा, उसके पीछे कारण क्या है। पहला है मार्केट फोर्सेस एज परसीव्ड बाय मिराडॉल, मार्केट। दूसरा उन्होंने बताया रिच रीजन्स बिकम रिचर while पुअर रीजन्स बिकम पुअर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। नेगेटिव क्यूमुलेटिव प्रोसेस इज ड्यू टू अ सडन bankruptcy of a production plant or local industries or taxes। नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी बैंक में प्रॉब्लम आती है, बैंक्रप्सी हो जाती है, लोकल एरियाज में टैक्सेस बढ़ा दिया जाता है, सिस्टम में कुछ नया परिवर्तन आता है, पॉलिसी बदल जाती है। इस वजह से जो है जिस तरीके से विकास इस मॉडल में हो रहा था, तो उसमें डिफरेंसेस आने लगती हैं। This model points out that the rich regions may utilize external and internal economies of scale। ये मॉडल ये विशेष तौर से बताने का प्रयास करता है कि रिच रीजन्स जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से चीजों का भरपूर प्रयोग करने में सक्षम है। मिरडॉल कंसिडर्स ट्रेडिशनल मैकेनिज्म लाइक mobility of capital, regional drainage, selective migration. Mirdal held that the impact of individual cumulative mechanisms are related and lead to a growth spiral, outflow of capital and labor from undeveloped to more developed countries। ट्रेडिशनल कारण क्या है कि कैपिटल में मोबिलिटी आती है। रीजनल ड्रेनेज क्या होता है, रिसोर्सेज जो हैं वो फ्लो होते हैं आपके केंद्र की ओर जहां विकास हो रहा है। हर जहां विकास होता है वहां आप देखते हैं कि सब लोग हर तरीके की सुविधा देने को तैयार होते हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। गरीब एरिया में, जो पिछड़ा एरिया है, वहां वो इन्वेस्टमेंट करने में पीछे रहते हैं, डरते हैं। माइग्रेशन में भी आप देखेंगे सिलेक्टिव माइग्रेशन, जो माइग्रेंट्स है वो उन्हीं क्षेत्रों में जाने का प्रयास करेंगे जहां उनको लगता है कि हमें नौकरी मिलनी है, हमारी जो रोजी रोटी है मिलनी है, हमारी बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान, दैट विल बी इजीली अवेलेबल एंड आई एम श्योर कि वहां जाएंगे तो हमें सब चीजें उपलब्ध होंगी। ये ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स हैं। और ज्यादातर आप देखते हैं कि कैपिटल का फ्लो, लेबर का फ्लो और भी बहुत सारी चीजों का फ्लो जो है वो अंडर डेवलप्ड रीजन से मोर डेवलप्ड एरियाज में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो। एवरीबडी वांट्स टू लीड अ गुड लाइफ, एवरीबडी वांट्स टू बी सोशली सिक्योर्ड। 10. Circular cumulative causation differentiates between negative effects of developed areas to underdeveloped or developing areas। और ये जो डेवलपमेंट का विकास आपने चित्र में भी देखा कि वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर इफेक्ट में आप देखेंगे उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें दो बात है, स्प्रेड आउट इफेक्ट्स हैं और बैकवॉश है, दोनों कीवर्ड्स हैं इस सिद्धांत के।
और आगे हमने बैकवॉश के बारे में भी बताया है और स्प्रेड आउट इफेक्ट्स के बारे में भी समझाने का प्रयास किया है। वाइल द पॉजिटिव इफेक्ट को आप स्प्रेड आउट इफेक्ट के तौर पर जान लीजिए और बैकवॉश इफेक्ट को आप नकारात्मक कारक के रूप में जान लीजिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए। स्प्रेड आउट इफेक्ट क्या है? तालाब में आपने ईंटा फेंका और तालाब में जो है लहरें निकलने लगती है, बाहर की ओर जाती है, यानी डेवलपमेंट सेंटर में हो रहा है और उसका स्प्रेड आउट बाहर हो रहा है। इट इज पॉजिटिव ट्रेट। पर नेगेटिव में बैकवॉश क्या है कि जो वहां से हम रॉ मटेरियल्स और XYZ जो ड्रेन आउट हो जा रहा है, जो ड्रेन आउट होने से क्या हो रहा है, वो एरिया जो है वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जा रहा है। दैट इज बैकवॉश इफेक्ट। ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है और इस चित्र में भी हमने आपको दर्शाने का प्रयास किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैसे होता है। इसको ध्यान से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चेन इफेक्ट किस तरीके से चल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस में क्या है, कैपेबिलिटीज आप देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आता है? लेबर आता है, मैनेजर्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। फिर उसके बाद ये सब लोग चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। फिर लेवल ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, XYZ, ये सब आप देखेंगे। आपको लगेगा कि ये सारी चीजें किस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं। चेन इफेक्ट, ये चेन इफेक्ट का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। रीजनल inequalities between the developed and underdeveloped countries is basically caused by market forces. बाजार एक ऐसी चीज है जो है आपके प्रदेश में इनइक्वालिटीज पैदा करती है। The development of inter-regional problems happens in 3 stages. पहला क्या है? Selection, expansion of the successful, diffusion and integration. रीजनल प्रॉब्लम्स या इम्बैलेंसेस 3 चरण में होता है। पहला सिलेक्शन में क्या है? सब्जेक्ट्स अचीव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सक्सेस। एक्सपेंशन क्या है? Difference is at its peak as the successful regions utilize their dominance to its optimum. जहां एक्सपेंशन हो रहा है वो क्षेत्र विकास हो रहा है तो सक्सेसफुल है वो क्षेत्र। तो जो सक्सेसफुल क्षेत्र है वो डोमिनेट करने का प्रयास करता है एंड बैकवर्ड रीजन्स जो अनसक्सेसफुल है उसको ये सक्सेसफुल रीजन्स जो है सबसाइड करने को प्रयास करता है। रीजनल इनइक्वालिटीज इसके वजह से भी है। और नेक्स्ट आपका क्या है? स्टेजेस में रीजनल इनइक्वालिटीज के जो चरण हैं, पहला सिलेक्टिव एरियाज में सक्सेस होता है, दूसरा उन सिलेक्टिव एरियाज का जो सक्सेसफुलनेस है वो एरियाज जो हैं सक्सेसफुलनेस होने के कारण डोमिनेट करती हैं और अंडर डेवलप्ड रीजन्स को अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करती हैं। क्योंकि प्रयास अंडर कंट्रोल करेंगी तभी माल वहां अपना उनका बिकेगा और इनइक्वालिटीज आप देखेंगे बढ़ता है। फिर तीसरी चरण क्या? डिफ्यूजन, इंटीग्रेशन। डिफरेंस स्टार्ट डिक्रीजिंग। धीरे धीरे क्या होता है कि विकास बढ़ रहा है, सोशल सिक्योरिटीज की बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अपने जो डेवलप एरियाज है वहां सुपर सैचुरेशन की पॉइंट आ जाता है। जब आपको सब चीजें मिल गई तब आप किस चीज को अपने पास रखेंगे, क्या चीज को आप दबा के रखेंगे? तब डिफ्यूजन होता है, स्प्रेड आउट इफेक्ट होता है, कोऑपरेशन होता है और इस प्रकार से इम्बैलेंसेस, इनइक्वालिटीज जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। ये एक डायग्राम है जिसमें आप देखेंगे कि मोर डेवलप्ड रीजन्स और लेस डेवलप्ड रीजन्स में क्या है। मोर डेवलप्ड रीजन्स में लेस डेवलप्ड रीजन्स से लेबर जाता है, मोर डेवलप्ड रीजन से लेस डेवलप्ड रीजन्स में पूंजी आती है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड सो ऑन। तो इसको भी आप बढ़िया तरीके से समझ के एक्सप्लेन कर सकते हैं जो रीजनल इम्बैलेंसेस को शो करता है। क्रिटिसिज्म में आप देखिए कि इसको पेसिमिस्टिक बोला गया है, नकारात्मक सोच वाली सिद्धांत बोला गया है। This theory is merely a list of facts and lack concrete substance. No proper investigation. सही तरीके से खोजबीन नहीं किया गया। This theory focuses on enlarging equalities. इस सिद्धांत में हम असमानताओं को बढ़ाने की बात की है, घटाने की बात नहीं की। Use it as a main theoretical tool in analyzing practical socio-economic problem. इसको एक सैद्धांतिक टूल के रूप में यूज किया गया जिसके माध्यम से हम
जो प्रैक्टिकल सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। थ्योरेटिकल चीज को हम प्रैक्टिकल फील्ड में यूज करके एक्सप्लेन करें तो वो सही नहीं है। सीरियस अटेंशन वाज इन नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ज्यादातर फोकस नॉन इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे था, इसलिए इस सिद्धांत को हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थ्योरी भी बोलते हैं। साथ ही कुछ मेरिट्स भी हैं, जैसे कंसिडर्ड एज अ पायनियर वर्क इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद यह सिद्धांत जो है मेड मल्टी वॉल्यूम स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है वो गरीब क्षेत्र है, इनइक्वालिटी चरम सीमा में, तो इसकी कायदे से स्टडी की गई। फिर उसके बाद तब ये सिद्धांत बताया गया कि वहां इनइक्वालिटी क्यों है, वहां इनइक्वालिटी के पीछे कारण क्या है, गरीबी क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, सोशल सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं है। इस सिद्धांत से हम इस चीज को पाते हैं। मेड अ फॉलो अप वॉल्यूम ऑफ पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म। ये प्रयास किया गया है कि हम प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर कि इनकम को हम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि आप ये देखिए डेवलपमेंट इनइक्वालिटी जो हुई है, साउथ एशियन कंट्रीज आर नोन टू बी रिसोर्स रिच एरिया, और किसी जमाने में देवर अंडर कॉलोनियल रूलर्स, किसी जमाने में रॉ मटेरियल्स वेंट टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, और इस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती रही, गरीबी यहाँ की चरम सीमा में थी। साउथ एशिया इज नोन फॉर इट्स पॉवर्टी। तो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो प्रयास करती है हम इन इनइक्वालिटीज को, पॉवर्टीज को, सोशल सिक्योरिटीज को कैसे इनसिक्योरिटी को हम कैसे दूर करें। तो इस सिद्धांत में एक प्रयास किया गया कि इनइक्वालिटी कैसे डेवलप करी है, इनइक्वालिटी कैसे बनी, एक रीजन किसी दूसरे रीजन के हाथ पकड़ के अपना विकास करके अगले को दबा दिया। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको एक प्रेस्क्रिप्शन के रूप में हमारे सामने बताने का प्रयास किया कि हम इनकम को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्रीज में सारी फैसिलिटीज हैं, दे आर एट द फोर्थ स्टेज, उनको सब सुविधाएं मिल गई, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ टर्शरी एंड quinary stage, quaternary and quinary stage of economic activities हो रही। Now the time is the income should be redistributed, और इस सिद्धांत से हम इस तरफ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, शोध कर सकते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली दिस मॉडल इज अ हाइपोथेसिस, यह एक परिकल्पना है, एप्लीकेबल टू नेशंस एंड रीजन्स, with nations which attempt to account for persistence of spatial difference in economic development, both between nations and regions with nations। यह एक परिकल्पना है और ये एप्लीकेबल होता है उन राष्ट्रों को जो प्रयास करते हैं कि स्पेशियल डिफरेंसेस जो हैं आर्थिक विकास में उसको हम कैसे दूर करें। The main cause of backwardness and regional differences has been the strong backwash effect and weak spread effects। बैकवर्डनेस, रीजनल डिफरेंसेस का मेन कारण क्या है कि बैक वॉश इफेक्ट, मैंने बैक वॉश इफेक्ट इसके पहले क्या बताया, नकारात्मक, इट वाज अ नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड बैक वॉश इफेक्ट इतनी स्ट्रांग थी कि जो स्प्रेड इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो हमको विकास कराएगी, वो इसके आगे हल्का पड़ गई, और इस वजह से अनडेवलप्ड रीजन्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाई। इस चित्र में भी आप देखेंगे किस प्रकार से अट्रैक्शंस, फोर्सेस दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन्स, एंड अगेन इसमें आप देखेंगे कि सर्कुलर एक्शन, चेन रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। बैकवॉश इफेक्ट मैंने पहले बताया था कि हम विस्तार से आपको समझाएंगे। तो कंक्लूजन में बैकवॉश इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स कोर एरिया का, जो पेरिफेरियल एरियाज हैं उनमें इनका नकारात्मक प्रभाव
फिर बैकवॉश इफेक्ट में आउट माइग्रेशन, एक्टिव पीपल इकोनॉमिकली जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स, वो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जा रहे हैं, कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, टैक्स बेस जो है, जो टैक्स देते हैं क्षेत्र से जो टैक्स मिलेगा वो कम हो रहा है, क्योंकि काम करने वाले जो लोग हैं वो कम हैं, वो बाहर चले गए हैं, जो पूंजीपति हैं वो पूंजी उन पिछड़े क्षेत्रों में लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे फील अनसिक्योर्ड। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से बैकवॉश होता है और वो प्रदेश गरीब का गरीब अनडेवलप्ड रहता है। Firms of the periphery are not able to compete with the firms of the core areas. ये peripheral areas के जो firms हैं वो developed regions के firm के साथ होड़ लगा के प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, वो सक्षम नहीं है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, दे आर नॉट यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव मेथड से दे आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स विच आर कॉस्टलियर। दूसरी तरफ डेवलप्ड रीजन्स में, डेवलप्ड एरियाज में प्रोडक्शन इज चीपर, सो वन फील्स दैट इट इज बेटर टू बाय चीप एरिया थिंग्स। जब हम सस्ते दर में कोई चीज पा रहे हैं तो हमारे अपने क्षेत्र में महंगी चीज हम क्यों लें? तो ये बैक वॉश इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। दिस इज बैक वॉश इफेक्ट। ये शब्द को की वर्ड है, इसको आपको सही तरीके से समझ के रखना है। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में भी बैक वॉश इफेक्ट आ गया। एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, बैक वॉश इफेक्ट क्या है, किस सिद्धांत से जुड़ा है, इसको आपको समझ के बोलना है। बैक वॉश शब्द से ही आप देखेंगे नकारात्मक आती है, नेगेटिविटी आती है। किस बात की नेगेटिविटी? क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सिद्धांत है, तो इकोनॉमिकली आप नेगेटिव साइड को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। अब इसका चित्र भी आपको हम दिखाते हैं, बैक वॉश कैसे है ये आप इसमें देखिए। कोर एरिया जो है वो डेवलप कर रहा है, बैक वॉश इफेक्ट जो है किस तरीके से होता है पेरिफेरल एरियाज में, वो इसमें हम दिखाने का प्रयास किए। स्प्रेड आउट इफेक्ट, पॉजिटिव साइड, कोर एरियाज का ग्रोथ जो है वो हम पेरिफेरल एरियाज में विटनेस करने लगते हैं। कोर unable to supply all products or the core is demanding, so supply from peripheral area to the core begins। अब देखिए डेवलपमेंट का चेंज पेरिफेरल एरियाज में चेंज कैसे आता है, स्प्रेड आउट इफेक्ट से। स्प्रेड आउट इफेक्ट में क्या है कि कोर एरिया में डिमांड ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती है कि वो इंडस्ट्रीज अपने आप में इतने सक्षम नहीं हो पाते, इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तब बाध्य होके पेरिफेरियल रीजन से भी वही माल वो इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, टू फुलफिल टू मीट द डिमांड। और जब ये शुरू होता है तो पेरिफेरल एरियाज में भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कोर बिकम्स अफेक्टेड बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, तब कोर एरिया में नेगेटिव साइड शुरू हो जाता है। पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने से एरिया जो है स्पेस ओवरक्राउडिंग होते हैं, कंजेशन होता है, रेंट बढ़ जाता है, पीपल प्रेफर गुड एरियाज। जब गुड एरियाज आपको चाहिए तो सभी लोग को गुड एरिया चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, सबको गुड एरिया मिल नहीं सकता, वो उनको ही मिलेगा जो ज्यादा पैसा देंगे, एंड सो इज द नेगेटिव एक्सटर्नल साइड्स आपको देखने को मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, विल द बेनिफिट ऑफ द कोर डेवलपमेंट स्प्रेड और टिकल डाउन टू द पेरिफेरी? ऐसे कंडीशन में कोर एरिया का विकास जो है वो स्प्रेड आउट होके पेरिफेरल एरियाज में भी होगा। आप देखिए सिटी एरिया, सिटी एरिया का कोर एरिया जो सीबीडी एरिया है, धीरे 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 स्प्रेड आउट होता है, एक्टिविटीज बढ़ती हैं, रेजिडेंशियल एरियाज बढ़ते हैं, पॉपुलेशन आ रहा है उस सिटी में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ने के लिए आ रहा है, इलाज के लिए आ रहा है, दे नीड स्पेस टू लिव। अब सबको आपकी सुविधा के हिसाब से जगह नहीं मिलेगा, तो अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन होता है, पेरिफेरियल एरियाज एक्सटेंड करती है। इलाहाबाद में देखिए पेरिफेरियल एरियाज को झूसी ले लीजिए, इलाहाबाद में पेरिफेरियल एरियाज में आप नैनी ले लीजिए, उधर नदी के उस पार आप फाफामो ले लीजिए, देख लीजिए इन सब एरियाज में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग,
ओवरक्राउडिंग, कंजेशन, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको विकास करना है। तो स्प्रेड आउट इफेक्ट, दिस इज द स्प्रेड आउट इफेक्ट। तो क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि क्या ये स्प्रेड आउट इफेक्ट कोर एरिया के विकास के कारण क्या पेरिफेरल एरियाज में बढ़ेगा, स्प्रेड आउट होगा? आंसर क्या है? आंसर ये है कि इनइक्वालिटीज इमर्ज बिकॉज बैकवॉश इफेक्ट इज ग्रेटर दैन स्प्रेड इफेक्ट। दूसरा, developed regions are developing at a faster rate and also at the cost of backward regions. आप खूब अच्छी तरह से इसको समझना है कि जो डेवलप्ड रीजन्स है वो तेज गति से और डेवलप कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। इनकम अर्न्ड बाय डेवलप्ड रीजन्स not reinvested in backward regions, rather used in developed sectors. जो उनको इनकम हो रहा, जो उनको प्रॉफिट हो रहा, उसको वो बैकवर्ड रीजन्स के विकास में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही सेक्टर में, अपने ही एरिया में फर्दर डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के जो नीड्स हैं वो धीरे धीरे हायर नीड्स की ओर जा रही हैं। दिस लीड्स टू मोर डेवलपमेंट इन स्प्रेड आउट इफेक्ट कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्गर इन डेवलप्ड कंट्रीज। और ये जो है इस वजह से डेवलप्ड रीजन्स में स्प्रेड आउट इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है धीरे धीरे, while backwash effect continues to become even more spread in backward countries. दूसरी तरफ रिच एरियाज में स्प्रेड आउट इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और पुअर कंट्रीज में बैकवॉश इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दस द टू इफेक्ट्स आर नेवर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस प्रकार से आप देखिए कि दोनों जो है एक सम स्थिति पे कभी नहीं हो सकती। Although this is some spread out effect from nodal regions, although there is some effect, कुछ हद तक spread out का effect hinterland में peripheral areas में दिखता है, but will never help in self expansion process in regional areas. प्रादेशिक विकास में और उसके डेवलपमेंट के लिए अगर आप संपूर्ण रूप से रिलाय करें कि स्प्रेड आउट इफेक्ट या ट्रिकल डाउन पॉलिसी से हम विकास करेंगे तो वो कभी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको मिर्डॉल की इस सिद्धांत को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और इसको अगर आप मन लगा के 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, डायग्राम को खास तौर से स्टडी करेंगे, तो आपको और चीजें, बहुत बारीकियां जो है वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और चीजों को समझिए, क्योंकि भूगोल में चीजें जो हैं वो काफी हैं और अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये डेवलपमेंट प्लानिंग और किस प्रकार से होती है, प्रादेशिक भिन्नताओं को दूर कैसे कर सकते हैं, अगर ये चीजें आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज में जब आप समाज की सेवा करेंगे तो ये सब आपको काम देगा। सो वंस अगेन, थैंक यू।